अब तुम वापस कहाँ जाओगे? फॉक्सट्रेट ने अचानक ही एक गैर मुतवक्के सवाल कर दिया जिसके लिए मैं तैयार न था। मैं समझ रहा था कि वो बात मजीद आगे बढ़ाएगा, मगर यूं मालूम हो रहा था जैसे वो अचानक ही मुझे टरखा देने पर तुल गया हो। मैंने कहा कोई होटल तलाश कर लूंगा, लेकिन अब तो किसी छोटे मोटे होटल का खुला हुआ मिलना मुमकिन नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं कोई सराय देख लूंगा। फॉक्सट्रेट ने हैरान होकर कहा, इस हुलिये में तुम किसी सराय का रुख करोगे? मैंने कहा यह कोई ऐसी अनोखी बात भी नहीं है। मुझ जैसे और भी होते हैं जो रात की तारीकी में कयाम करते हैं और सुबह होते ही खिसक लेते हैं। वो बोला, इस वक्त यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हारे कयाम का बंदोबस्त कर देता हूँ, सुबह चले जाना। मैंने कमाल सफाई से कहा, माफ करना, मैं यहाँ रहना गवारा नहीं करूंगा। इसकी बजाय मैं किसी पार्क में शब बसरी को तरजीह दूंगा। वो बोला, सुबह के 4 बजने वाले हैं, इस वक्त तुम्हारा सड़कों पर निकलना मुनासिब नहीं होगा, और फिर तुम्हारे पास चोरी की मर्सिडीज भी है। मैंने कहा, देखो फॉक्सट्रेट, मैं तुम्हारी तरह घुमा फिरा कर बात करने का आदी नहीं हूँ। मैं दो टोक बात करता हूँ और दूसरों से भी यही तवक्को रखता हूँ। तो मुझसे कोई काम लेना चाहते हो मगर अभी किसी हतमी फैसले पर नहीं पहुंचे हो, इसलिए मुझे उस वक्त तक रोकना चाहते हो जब तक कि मेरे बारे में कोई आखिरी फैसला न कर लो। ये काम तुम मुफ्त में करने के ख्वाहा हो, लेकिन तुम्हें ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि मामला एडम डी फ्लॉक का है, किसी आम आदमी का नहीं है, लिहाजा इसकी कीमत भी वैसी ही होगी। अब इस वक्त से मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, उस वक्त तक जब तक कि तुम मुझे कोई जवाब नहीं देते। अगर तुम चाहो तो मेरा तज्जिया रद्द कर सकते हो, फिर जहां मेरा जी चाहेगा चला जाऊंगा और हमारे दरमियान ताल्लुक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फॉक्सट्रेट ने हैरत से कहा, नहीं, तुम्हारा अंदाजा 100% दुरुस्त है। तुम्हारे बारे में फैसला करने के लिए मुझे वक्त दरकार है। मैंने कहा, बस तो फिर मैं जहां भी ठहरूंगा मेरे तमाम अखराजात तुम्हारे जिम्मे होंगे। मंजूर है? फॉक्सट्रेट ने बेबसी से कहा, मंजूर है। बताओ तुम्हारे लिए क्या इंतजाम किया जाए? मैंने कहा, किसी उम्दा से होटल में मेरे और फ्लोरा के लिए एक स्वीट बुक करवा दो और अपनी गाड़ी में हमें वहां तक छुड़ा दो, इसलिए कि अब मैं मर्सिडीज इस्तेमाल करने का खतरा मोल नहीं ले सकता। मुझे मालूम था कि फॉक्सट्रेट मुझसे इख्तिलाफ नहीं करेगा। मैं उसकी वजह भी जानता था। वो मादाम क्लारा को एक गौहरे नायाब की दरियाफ्त से बाखबर करना चाहता था। मुझे मालूम था कि वो मुझसे जिच हो गया है, लिहाजा मुझे मादाम क्लारा के हवाले करके अपनी जान छुड़ाने के दर पे है। जराइम की दुनिया में हमेशा जराइम पेशा लोगों की जरूरत रहती है। मुजरिम ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो उनकी सरपरस्ती कर सकें, और जो लोग सरपरस्ती करने के काबिल होते हैं वो जराइम पेशा लोगों की तलाश में सरगर्दा रहते हैं। फॉक्सट्रेट खुद भी एक जराइम पेशा शख्स था और एक सहूनी तंजीम के लिए काम कर रहा था। एक ऐसी सहूनी तंजीम के लिए जिसे बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम कहा जाए तो बेजाना होगा। वो बोला, तुम्हारे लिए 5 स्टार होटल में स्वीट बुक करवा दिया जाएगा और मैं फ्लोरा को भी तुम्हारे साथ रहने की इजाजत दे दूंगा, लेकिन ये इंतजाम आर्जी होगा। मैंने उसकी बात काट कर कहा, यह कहने की मुतलक जरूरत नहीं है। जैसे ही तुम ये फैसला करोगे कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, मैं दोनों चीजों से दस्तबरदार हो जाऊंगा। फॉक्सट्रेट बोला, इसके अलावा एक बात और भी है। अखराजात की अदायगी उस रकम से की जाएगी जो तुम यहाँ से जीत कर ले जा रहे हो। मैंने बेपरवाही का मुजाहरा किया, कहा, मैं उस रकम को फरामोश कर चुका हूँ, लिहाजा मुझे उस रकम से भी कोई गरज नहीं। फॉक्सट्रेट ने इंटरकॉम पर किसी को हिदायत दी और मुझे क्लब के अहाते में पहुंचने की हिदायत की। मैं और फ्लोरा उसकी हिदायत के बमूजिब अहाते में पहुंचे, जहां दरवाजे पर एक कार मौजूद थी। मैं फ्लोरा के साथ पिछली नशिस्त पर बराजमान हो गया। सुबह 4 बजे शिगुराई की सुनसान सड़कों पर तेज रफ्तारी से सफर करते हुए हम 10 मिनट के अंदर अंदर शिगुराई के वाहिद 5 स्टार होटल पहुंच गए, जहां हमारे लिए कमरा बुक हो चुका था। ये फॉक्सट्रेट का असर रसूख था, जिसकी वजह से रात के उस पहर बगैर किसी पुछगिछ के कमरा बुक कर दिया गया था। अगर मैं खुद ये कमरा बुक कराने की कोशिश करता तो शायद ये मुमकिन ही ना होता। ड्राइवर हमें छोड़कर चला गया था। मैं फ्लोरा के हाथ में हाथ डाले होटल में दाखिल हुआ और काउंटर से चाबी लेकर 11वीं मंजिल पर वाक़े उस स्वीट पर पहुंच गया जो मेरे और फ्लोरा के लिए बुक करवाया गया था। फ्लोरा अभी तक खौफजदा नजर आ रही थी और उस पर सन्नाटे किसी कैफियत तारी थी। मैंने कहा, तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं अभी आता हूँ, और मैं उसका जवाब सुने बगैर तेजी से कमरे से निकल गया। इस तब्दील शुदा सूरत हाल से तहजीब को बाखबर करना जरूरी था। लिफ्ट के पास पहुंचकर मैंने बटन दबा दिया। लिफ्ट ऊपर ही आ रही थी। चंद ही लम्हों के अंदर अंदर लिफ्ट 11वीं मंजिल पर आकर रुकी। दरवाजा खुला और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि लिफ्ट में से बर्ड बरामद हुआ है। बर्ड ने छूटते ही कहा, तुमने हमें परेशान करके रख दिया चीफ। अगर तुम कुछ देर और बरामद ना होते तो हम क्लब पर हल्ला बोल चुके होते। मैंने इधर उधर देखा, राहदारी सुनसान पड़ी थी। मैं बर्ड का हाथ पकड़कर लिफ्ट में दाखिल हो गया
और ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए बटन दबा दिया। मैंने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है बट मैं उन लोगों के दरमियान पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बोला, जरूर कोशिश करो, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन ये कौन सा तरीका है, तुमने हमें पहले बता दिया होता। मैंने कहा, बकवास मत करो, पहले से कैसे मालूम हो सकता था कि मैं किन हालात से गुजरूंगा। आतिफ और तलहा कहाँ हैं? वो बोला, बाहर मंडला रहे हैं। मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम खतरे में नहीं हो, इसलिए उन्हें छोड़कर इधर आ गया था। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकी तो मैं उसमें से निकलकर बट के साथ लॉबी में आ गया। नाइट शिफ्ट के अमले के चंद अफराद के सिवा कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं बट के साथ लॉबी में एक सोफे पर जा बैठा। मैंने बट से कहा, मैं फॉक्स स्ट्रीट को मुतासिर करने में कामयाब हो गया हूँ। मेरा अंदाजा है कि वो मादाम क्लारा से बात करने के बाद मुझे उसके पास भेजेगा। देखो वहां क्या गुजरती है। बट ने कहा, हमारे लिए क्या हुक्म है चीफ? मैंने कहा, तहजीब से कहना कि मादाम क्लारा को कल तक और उलझाए रखें। मुझे उम्मीद है कि कल तक सूरत हाल खासी वाज़ेह हो जाएगी। तुम लोग मुझ पर नजर रखना, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, मगर मैं महज एहतियातन कह रहा हूँ। आतिफ और तलहा के अलावा अली ग्रुप के 2 अरकान और जो यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी काम लेना ताकि किसी को निगरानी का शुबा ना हो सके। मुझे कहीं ले जाया जाए तो ताकुब करने की कोशिश मत करना। मैं कोई खतरा मोल लेने के मूड में नहीं हूँ। मौका मिलते ही तहजीब से मिलने आऊंगा। अब तुम जाओ। बट से रुखसत होकर मैं वापस अपने कमरे में आ गया, जहाँ फ्लोरा हैरानो परेशान बेड पर बैठी हुई थी। उसने मुझे देखते ही कहा, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने कहा, कोशिश की थी कि शब बसरी के लिए कोई लिबास मिल जाए, मगर अब इन्हीं कपड़ों में गुजारा करना पड़ेगा। फ्लोरा मुझे अजीब सी नजरों से देख रही थी। उसने एक तवील सांस लेकर कहा, तुम समझ में न आने वाले आदमी हो। मैंने हंसकर कहा, क्यों? ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हारी समझ में नहीं आई? वो बोली, फॉक्स स्ट्रीट जल्लाद सिफत आदमी है और तुम उससे इस तरह बात कर रहे थे जैसे उसकी कोई अहमियत ही ना हो। क्या तुम्हें उससे खौफ नहीं आ रहा था? मैंने कहा, तुम्हारी इस बात पर मुझे हैरत हो रही है। मुझे तो उसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई जिससे खौफजदा हुआ जा सके। फ्लोरा ने आंखें निकाली, बोली, कमाल करते हो, उसकी तो सूरत ही ऐसी है कि मैं उसे नजर भर कर देख भी नहीं सकती। मैं मुस्कुराया, कहा, तुम्हारी बात से मुझे इत्तेफाक है। सूरत हराम तो वो है, इसलिए मैं भी उसकी तरफ देखने से गुरेज कर रहा था। वो बोली, तुम बहुत खतरनाक आदमी मालूम होते हो। क्लब में एक से बढ़कर एक खतरनाक लोग मौजूद हैं, मगर कोई फॉक्स स्ट्रीट से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता। मैंने कहा, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे तो वो एक आम सा आदमी लगा। उसकी सारी अकड़ फूं महज इस वजह से कि कुछ खतरनाक लोग उसके मुलाजिम हैं जो उसके इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए सब उससे खौफजदा रहते हैं। वो बोली, तुमने मेरा खून खुश्क कर डाला। तमाम वक्त मुझे यही धड़का लगा रहा कि कहीं वो तुम्हें कत्ल न करवाते। मैंने फ्लोरा की आंखों में देखते हुए कहा, तो इससे तुम्हारी सेहत पर क्या असर पड़ता? तुम्हारा मुझसे ऐसा कोई रिश्ता तो नहीं है कि मेरे कत्ल से तुम्हें तशवीश हो? फ्लोरा गड़बड़ा गई, बोली, मैं कुछ भी सही एक कमजोर दिल की लड़की हूँ, अपनी आंखों के सामने कत्ल होते नहीं देख सकती, और फिर तुम मेरे मोहसिन भी तो हो। मैंने हैरत से कहा, मैं भला तुम्हारा मोहसिन कैसे हो गया? मैं तो खुद तुम्हारा ममनून एहसान हूँ। अगर तुम न मिल गई होती तो मैं शायद वहां से यूं ही वापस चला आता। वो बोली, बेवकूफ मत बनाओ, क्लब में मुझे मौका ही नहीं मिल सका, वरना पूछती। ये तो मुझे अपनी लक किस खुशी में करार दे रहे थे। मैंने कहा, अब भी मैं उसी मौकिफ पर कायम हूँ। महज तुम्हारी वजह से मैं जीत सका, तुम मेरी लक हो। वो बोली, तुम बहुत शातिर आदमी हो, मालूम नहीं तुम किस चक्कर में हो। तुम ताड़ गए थे कि मैं टोनी और एडगर की मदद कर रही हूँ, इसलिए तुमने पत्ते मुझसे छुपाना शुरू कर दिए थे। मैंने बेझिझक एतराफ कर लिया, कहा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? वो मुस्कुराई, बोली, ढीठ भी बहुत हो। कह रहे हो कि इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे तुम इतने माहिर शार्पर हो, तुम्हें तो हर सूरत में जीतना ही था। मैंने कहा, मुझे अफसोस है कि मुझे तुमसे पत्ते छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन मैं ये कैसे गवारा कर लेता कि मेरी लक किसी और का साथ दे, वरना मैं हरगिज तुमसे पत्ते न छुपाता। वो बोली, बस साबित हुआ कि मैं ठीक कह रही थी। तुम्हारी जीत तुम्हारी अपनी महारत का नतीजा थी। मैंने कहा, हरगिज नहीं, शार्पर तो मैं हमेशा से हूँ, मगर कभी इस तरह नहीं जीता। मुझे महसूस हो गया था कि मेरे पास पत्ते तुम्हारी वजह से आ रहे हैं। तुम्हारे कुर्ब ने मेरी सलाहियतों में इजाफा कर दिया था। मेरे हाथ वो करतब दिखा रहे थे जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मेरे दिमाग में एक एक पत्ता महफूज हो गया था। पत्ते वो लोग बांटते थे और मालूम मुझे होता था कि किसके पास कौन सा पत्ता गया है। अब तुम ही बताओ कि इसको मैं क्या कहूँ। फ्लोरा की आंखों में उलझन के आसार नजर आए। बोली, मगर तुमने बहुत बाद में जीतना शुरू किया था और ये दावा तुम शुरू में ही कर चुके थे। मैंने कहा, हाँ, इसकी वजह भी यही है। मुझे तुमसे मिलने के बाद फौरन ही ये एहसास हो गया था कि जैसे मैं एक नया इंसान बन गया हूँ। यूं लगता था जैसे मेरी हर सलाहियत में कई गुना इजाफा हो गया हो। फ्लोरा ने भर्राई हुई आवाज में कहा,
मैं बहुत बुरी लड़की हूँ एडी, तुम खामखा मेरी दिलजोई करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं तुम्हारी दिलजोई क्यों करूंगा, और अगर तुम बुरी हो तो मुझे इससे क्या? मुझे तो सिर्फ इस बात से गरज है कि तुम मुझे हद से ज्यादा रास आ गई हो। मेरा तुम्हारा साथ चंद महीने भी रह गया तो तुम देखना। फ्लोरा ने उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखा, बोली और चंद महीने के बाद क्या होगा? मैं खौफजदा हो गया। मुझे मालूम था कि जब कोई लड़की ये सवाल करती है तो किस किस्म के जवाब की तवक्को करती है। मैंने अपना खौफ छुपाते हुए कहा, चंद महीने के बाद हम दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार किए जाएंगे। उसने एक बार फिर मुझे महमेज करने की कोशिश की। हम? मगर मैं टस से मस होने वाला नहीं था। मैंने कहा, हाँ हम। जो कुछ भी मुझे हासिल होगा उसमें 50% तुम्हारा हिस्सा भी होगा। उसने बड़ी मायूसी से कहा, सिर्फ 50%? मैं समझी थी तुम कोई बहुत बड़ी बात करोगे। मैंने हैरत जाहिर की, कहा, क्या 50% कम है? खैर कोई बात नहीं, अगर तुम कहोगी तो मैं इसमें इजाफा भी कर दूंगा। आखिर तुम मेरी लक हो, तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली, तुम भी मुझे बहलावे दोगे? ये तुम लोगों का आलमी मसला है, सारी दुनिया के मर्द एक जैसे होते हैं। मैंने कहा, क्या तुम्हें मेरी बात पर शुबा है? अगर ऐसा है तो इसे अपने जहन से निकाल दो। रकम के मामले में मैंने कभी बददियानती नहीं की। वो बोली, सब कुछ तो मेरी नजरों के सामने हुआ है, मुझे क्या बता रहे हो? जीती हुई तमाम रकम तुम क्लब में ही छोड़ा है, हालांकि उसमें तुम्हारी अपनी रकम भी शामिल थी। मैंने कहा, मेरी समझ में एक बात नहीं आई, क्या टोनी और एडगर मुझे क्लब से बाहर नहीं लूट सकते थे? वो बोली, इससे कबल भी कई बार वो जीते हुए लोगों को उसी मकाम पर लूट चुके हैं। वो राहदारी उमूमन सुनसान पड़ी रहती है, इसलिए टोनी और एडगर बाहर जाने की जहमत नहीं करते। उनके शिकार आमतौर पर शरीफ होते हैं, इसलिए वो खून के घूंट पीकर रह जाते हैं। फिर सब जानते हैं कि क्राउन क्लब को आला सरकारी अफसरान की सरपरस्ती हासिल है, इसलिए कभी किसी ने हरफ शिकायत जबान पर लाने की हिम्मत ही नहीं की। मैंने पूछा, गोया ये लूटमार फॉक्स स्ट्रीट के इल्म में होती रही है? वो बोली, नहीं, उसे कुछ नहीं मालूम। ये बात सिर्फ चंद लोगों के दरमियान महदूद है, मगर जो लोग इस तरह लुटे वो यही समझते हैं कि ये सब कुछ भी फॉक्स स्ट्रीट के ईमा पर होता है, इसलिए किसी को शिकायत करने की हिम्मत नहीं होती। मैंने कहा, तुम तो उन लोगों के साथ ही काम करती हो, फिर एडगर और टोनी तुम्हारे पीछे क्यों पड़ गए थे? वो बोली, हम एक क्लब के मुलाजिम हैं, मगर हमारी हुदूद अलग अलग हैं। तुम देख ही चुके हो कि वो दोनों लफंगे किस्म के लोग हैं। ऐसे लोग हर लड़की पर अपना पैदाइशी हक समझते हैं। उनकी फितरत से वाकिफ होने की वजह से मैं उनसे दूर ही रहती हूँ, लेकिन आज इत्तेफाक से उन्हें एक मौका मिल गया। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि वो इस हद तक भी जा सकते हैं। फॉक्स स्ट्रीट का खौफ भी उनके दिलों से निकल गया था। वो तो अगर तुम ना होते तो मालूम नहीं वो मेरा क्या हशर करते। मैंने कहा, फर्ज करो मैं ना होता और तुम उनके हत्थे चढ़ जाती तो बाद में उन दोनों का क्या बनता? वो बोली, फॉक्स स्ट्रीट उन दोनों को जिंदा न छोड़ता। डिसिप्लिन के मामले में वो इंतहाई क्रेजी है, मामूली सी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं देता है। ये तो बहुत बड़ा मामला था। मैंने पूछा, और तुम मुझे क्लब से भगाने पर क्यों तुली हुई थी? वो बोली, तुमसे हमदर्दी हो गई थी इसलिए। तुम्हें अंदाजा नहीं था कि फॉक्स स्ट्रीट किस किमाश का इंसान है, और मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम क्या बला हो। अगर मालूम होता तो कभी तुमसे वहां से चले जाने को न कहती। मैंने एक ठंडी सांस ली, कहा, मेरे लिए यही बहुत है कि किसी ने मुझसे हमदर्दी ही महसूस की। वो बोली, तुम बहुत झूठे हो, मैं मान नहीं सकती कि किसी ने कभी तुमसे हमदर्दी भी नहीं की होगी। मैंने अफसुर्दगी से कहा, कोई भी नहीं मानता, सब इसी किस्म की बातें करते हैं जैसी तुम कर रहे हो। वो बोली, तुम ये कोई पहला झूठ नहीं बोल रहे हो जो मैं धोखा खा जाऊं। इससे कबल भी तुम कई झूठ बोल चुके हो। मसलन तुमने कहा कि तुम एक इम्पोर्टर हो। मैंने कहा, इसे झूठ नहीं कहते फ्लोरा, मसलहत कोशी कहते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? पहली मुलाकात में हर एक को बता दिया करूं कि मैं एक जराइम पेश आदमी हूं। फ्लोरा ने पहलू बदल कर कहा, इसके अलावा तुमने बाज ऐसी हरकतें की जो कोई दूसरा शख्स आम हालात में हरगिज नहीं करता। मिसाल के तौर पर तुमने खुद को रकम की तरफ से बेपरवाह जाहिर किया। वो बहुत बड़ी रकम थी और मैं नहीं मान सकती कि कोई शख्स इतनी बड़ी रकम यूं छोड़ सकता है। मुझे अचानक ही फ्लोरा की तरफ से खतरा महसूस होने लगा। वो उतनी सीधी नहीं थी जितना मैंने उसे समझा था। उसने पूरी रात मेरे साथ गुजारी थी। उस पूरी रात में मैंने कई पैंतरे बदले थे और उन सब की जवाबदही करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने कहा, तुमने अपनी आंखों से देखा है कि मैंने वो रकम नहीं ली, हालांकि मैं उसे ले सकता था। अब तो मान लो कि कोई शख्स इतनी बड़ी रकम छोड़ भी सकता है। फ्लोरा ने कहा, कोई बहुत बड़ा मकसद है जिसे हासिल करने के लिए तुमने ये हरकत की है। मैंने कहा, यह मेरी जिंदगी का दिलचस्प तरीन तजुर्बा है कि कोई मुझे मेरे बारे में बता रहा है। तुम्हारे ख्याल में वो मकसद क्या हो सकता है? फ्लोरा बोली, अगर यही बात मुझे मालूम होती तो झगड़ा ही खत्म न हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, ये राज कभी तो फाश होगा। मैंने झुंझलाहट का मुजाहरा किया।
कहा तुमने खुद को किन गोरख धंधों में फंसा लिया है, ये बात तुम्हारी समझ में कभी नहीं आएगी। मैंने महज तुम्हारी खातिर वो रकम छोड़ी थी। एडगर और टोनी मुसल्ला होते हुए भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, जिसका मुशाहिदा बाद में तुमने अपनी आंखों से भी कर लिया। लेकिन मैंने बेचूं चरा उनकी बात मान ली, महज इसलिए कि तुम मेरे साथ थी। मैं उनसे उलझता तो तुम्हें नुकसान पहुंचने का खतरा था, और मैं खतरा किसी कीमत पर भी मोल नहीं ले सकता था। मुझे मालूम था कि तुम उन लोगों की साथी हो। मैं ये भी जानता था कि तुम उन लोगों को इशारे से मेरे पत्तों से बाखबर कर रही थी, इसलिए मैंने पत्ते तुमसे छुपाना शुरू कर दिए थे। लेकिन ये हकीकत भी अपनी जगह मुसल्लम थी कि तुम मेरी लक हो। मुझे तवक्को थी कि तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं मुस्तकबिल में बड़े फायदे हासिल कर सकूंगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो नुकसान मेरा ही होता। वो रकम खा कितनी ही ज्यादा क्यों न सही, उसकी हकीकत उन फवायद के सामने कुछ भी नहीं जिनकी मुझे मुस्तकबिल में तवक्को है। लिहाजा मुझे झगड़े से बचने के लिए उनका मुतालबा तस्लीम करना ही था। अब इसे बदकिस्मती के सिवा और क्या कहा जाए कि वो लोग तुमसे ही दस्तदराजी पर आमादा हो गए और मुझे अपनी तमाम मसलहतों से दस्तबरदार होने पर मजबूर होना पड़ा। वरना जिस खौफ ने मुझे उनके खिलाफ कुछ करने से रोक रखा था वो ये था कि कहीं उन दोनों में कोई फायर कर बैठे और कोई भूली भटकी गोली तुम्हें न लग जाए। फ्लोरा ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा, बोली तुम बहुत चालाक आदमी हो। तुमने एक ऐसी चीज को बुनियाद बनाया है जिसे परखा भी नहीं जा सकता। मैंने हैरत से कहा, फॉक्स स्ट्रीट ने हर तरह से परख के तो देख लिया, क्या तुम्हें अब भी कोई शुबा बाकी रह गया है? वो बोली, क्या कहा जा सकता है, मुमकिन है तुम पहले से इतने माहिर हो। और महज मुझे अहमियत देने के लिए वो खामोश होकर कुछ सोचने लगी। कुछ देर बाद बड़बड़ाई, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ बातें तुम्हारे हक में हैं और कुछ खिलाफ हैं। मैंने हमदर्दाना अंदाज में कहा, मेरा मशवरा यही है कि इस मसले पर कुछ मत सोचो। तुम्हारे साथ मुश्किल ये है कि तुम अपने नजरियात की रोशनी में परखने की कोशिश कर रही हो। कुछ अरसा मेरे साथ गुजारोगी तो सब कुछ तुम्हारी समझ में आ जाएगा। फ्लोरा ने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा झूठ ये है कि तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। मैं उसके इस सवाल का मतलब समझ गया था। वो मेरे बारे में जानना चाहती थी। ये जाती दिलचस्पी का मामला था और मेरे हक में ज्यादा खतरनाक नहीं था। मैंने बेबसी जाहिर की, कहा, अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? वो मुझे घूरने लगी। अचानक उसने सवाल किया, कल की रात तुमने कहाँ गुजारी थी? वो मेरा झूठ पकड़ने पर तुल गई थी। मैंने कहा, तुम इस पर भी यकीन नहीं करोगी कि मैं कल शाम ही शिगुराय पहुंचा था। एयरपोर्ट से शहर आने के बाद पहला नेक काम मैंने ये किया कि मर्सिडीज चुराई और क्राउन क्लब पहुंच गया। उसने मशकूक लहजे में कहा, तुम्हारा सामान कहाँ है? अब कह दो कि तुम्हारे पास सामान था ही नहीं। मैंने हंसकर कहा, ये हकीकत है। सामान वगैरह का झंझट वो लोग पालते हैं जिनके पास रहने का ठिकाना हो। वो बोली, कम से कम पासपोर्ट तो होगा ही। उसने पासपोर्ट लेने के लिए हाथ फैलाया। मैंने झुंझलाहट जाहिर की, कहा, अब तुम सो जाओ मेरी पुलिस वाली, सुबह होने वाली है। जिस पासपोर्ट पर मैं सफर कर रहा था वो जाली था और मैं उसे जाया कर चुका हूँ।